इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ नेता राजनीतिक दलों के सामने आते हैं और एक नई विचारधारा सामने आती है जिसे हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद अर्थात कांग्रेस बनाम नॉन कांग्रेस का गुट ऐसा बनना। तो भारत में राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के काल को बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बल्कि राजनीतिक भूकंप का काल हो जाता है। 1952 से लेकर 1966 तक कांग्रेस का जो लगातार दबदबा है उसको पहली बार चोट पहुंचती है। तो चौथा आम चुनाव 1967 वह गैर कांग्रेसवाद के लिए जाना जाता है और पहले 3 चुनावों की तुलना में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी गिर जाती है। यद्यपि वो सरकार बनाने में सफल रहती है, लेकिन जो बहुमत उसे लोकसभा में, जो बहुमत उसे राज्य की विधानसभाओं में पूर्व में मिलता था, उस पर काफ़ी चोट पहुंचती है। 1967 के चुनाव में इस प्रकृति में गहरा बदलाव आया। ये चौथे आम चुनाव की बात है। 1967 राजनीतिक स्थिति इस समय बदल जाती है। 1960 का दशक, जैसा मैंने बताया, राजनीति में बड़े उलटफेर का था, आर्थिक कठिनाइयों का था, खाद्यान्न की कमी का था। इस काल ने खाद्यान्न की भारी कमी देखी देश में, और यदि खाद्यान्न आदि की कमी हो, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई हो, तो कीमतें भी बहुत बढ़ती हैं। तो यदि हम चौथे आम चुनाव के गैर कांग्रेसवाद की बात करें तो उसके कुछ अहम बिंदुओं में पहला बिंदु होता है राजनीतिक स्थिति क्या थी। और उसमें हमने बताया, समझा है कि राजनीतिक उलटफेर का काल रहा, आर्थिक कठिनाइयों का काल रहा और चुनावी राजनीति में आशा के विपरीत परिणामों का दशक रहा। 2 प्रधानमंत्रियों का स्वर्गवास हुआ और वो भी जल्दी जल्दी, और तीसरे प्रधानमंत्री को अभी संभले कुछ समय गुजरा था, प्रशासन पे उसकी पकड़ नहीं हो पाई थी कि सर पे आम चुनाव आ गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्रित्व दिए जाने के पीछे एक कारण ये भी था, एक सोच ये भी थी कि तत्कालीन कांग्रेस नेता ऐसा सोचते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव नहीं है। उनकी पकड़ प्रशासनिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में बहुत कम है, तो इसलिए उन्हें लगातार हम पर निर्भर करना पड़ेगा। अर्थात इन बड़े दिग्गजों का, जो कांग्रेस पार्टी में वर्षों से थे, उनकी सोच थी कि इंदिरा गांधी की निर्भरता हम पर बनी रहेगी, हमारा प्रभाव यथावत बना रहेगा और इंदिरा गांधी एक तरीके से हमारे लिए एक पॉन की तरह कार्य करेंगी। लेकिन घटनाक्रम कुछ और बताता है। आम चुनाव सिर पे आता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जैसा मैंने पृष्ठभूमि में बताया कि स्थितियां बदल गई थी, गैर कांग्रेसवाद काफ़ी कुछ बढ़ चुका था। इंदिरा गांधी को खुद को राजनीतिक अनुभव नहीं था। राजनीतिक अनुभव के नाम पर वैसे पूर्व में वो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, शास्त्री मंत्रिमंडल में मंत्रालय भी उन्हें मिला था और वह भी सूचना मंत्रालय। लेकिन यदि व्यावहारिक राजनीति की बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो इंदिरा गांधी का अनुभव शून्य ही था। तो एक स्थिति तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीतिक स्थिति में एक बिंदु तो ये हुआ। दूसरा बिंदु, आर्थिक स्थिति क्या थी। इस अरसे में देश बड़े गंभीर संकट में था आर्थिक स्थिति के मामले में। मानसून की सफलता, मानसून की असफलता एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि भारत के जो कृषि है वह उस समय लगभग पूर्ण रूप से मानसून के पानी पर निर्भर रहता और इसीलिए एक फसल उगाई जाती थी। नहरें, बांध आदि, इनकी संख्या बड़ी नगण्य थी। दुर्भाग्य से कई वर्षों तक इस दशक में
मानसून नहीं आया, मानसून अपेक्षित रूप से पानी नहीं छोड़ा। तो दूसरा कारण, तो दूसरी जो समस्या वो आई वो थी सूखा, व्यापक सूखा पड़ा, अकाल हुआ। परिणाम तीसरा, पैदावार में गिरावट हुई और खाद्यान्न की समस्या हुई। बहुत गंभीर खाद्य संकट सामने आया, पैदावार की गिरावट होना और उसके बाद गंभीर खाद्य संकट होना। अब खाद्य संकट बहुत गहरा गया तो भारत के लिए ये जरूरी हो गया, आवश्यक हो गया कि वह विदेश से खाद्यान्न आयात करे, पर विदेशी मुद्रा की जो स्थिति थी वह भी बड़ी शोचनीय थी। विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी, ये अगली समस्या थी। औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट, ये भी इस काल में देखा गया कि औद्योगिक उत्पादन लगभग थम सा गया, निर्यात लगभग बहुत कम हो गया, क्योंकि निर्यात से ही तो विदेशी पूंजी या विदेशी मुद्रा आती है, लेकिन अब उसका आना भी बहुत कम हो गया। और सबसे इन सब के साथ जो बहुत अहम समस्या जिसका मैंने जिक्र किया वह था सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी। दो दुश्मन जहां हमारी सीमाओं पर बैठे हैं और दोनों के साथ जहां युद्ध हो चुका है, ये शंका हमेशा बनी हुई थी कि पाकिस्तान अपनी पराजय का बदला किसी भी क्षण ले सकता है, और चीन जिसकी नज़र भारत के भूभागों पर थी, खासकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, वह किसी भी समय इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता है। तो इसलिए सैन्य मद में खर्च बढ़ाने की विवशता, ये समस्याएं मुंह बाय खड़ी थी। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी स्थिति। नियोजन, जिसका अध्ययन आपने नियोजित विकास के तहत किया है, नियोजन जिसका अध्ययन आपने आर्थिक मुद्दों पर अर्थशास्त्र में किया होगा, नियोजन के माध्यम से और नियोजित तरीके से आर्थिक संसाधनों के उपयोग को सैन्य मद में हमको लगाना पड़ा। नियोजन के लिए जो हमारे खर्च थे, जो हमने बजट बनाया था, पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमने प्रावधान किए थे, और उसके साथ ही साथ संसाधनों के उपयोग के लिए हमने जो आर्थिक विकास के लिए जो मद रखी थी, जो रकम रखी थी, अब उसे हम सैन्य खर्चों में करना पड़ा। और इन सब का परिणाम देश की आर्थिक स्थिति विकट हो जाती है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और इंदिरा गांधी रुपए का अवमूल्यन करने के लिए विवश होती हैं। रुपए का अवमूल्यन से तात्पर्य है कि रुपए की कीमत $1 के सामने गिरा दी जाती है। ये विवशता थी। जहाँ जहाँ पे $1 की कीमत ₹5 थी, अब $1 की कीमत ₹7 के बराबर हो गई। यानी यदि $1 हमको लेना है तो पहले जहाँ हम ₹5 ही देते थे, वहाँ अब उसके बदले हमको ₹7 देने के लिए विवश होना पड़ा। इसे हम कहते हैं अवमूल्यन। तो ये रुपए का अवमूल्यन इस सारे घटनाक्रम की, इस आर्थिक स्थिति का परिणाम था। ऐसा माना गया कि शायद ये रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में हुआ, क्योंकि हमें अमेरिका से बहुत सी चीज़ें आयात करनी थी, विशेष रूप से खाद्यान्न। तो अमेरिका ने कहा यदि खाद्यान्न आदि चाहिए तो आपको $1 के एवज में ₹7 देने होंगे। पहले के वक्त में अमेरिकन डॉलर की जो ₹5 कीमत थी, अब वो ₹7 हो गई। तो स्थिति मतलब बहुत ही बिगड़ चुकी थी, आर्थिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति, उसके बाद आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति के बाद आप कल्पना कर सकते हैं पूरे देश में, आप समझ सकते हैं, त्राही मची होगी। खाद्यान्न ना होना, महंगाई होना, अकाल पड़ना, पैसा नहीं होना, विदेशी मुद्रा नहीं होना, आदि आदि, ये सब ने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी। रोजगार ख़त्म हो गए क्योंकि उद्योगों पर इसकी चोट पड़ी और उद्योग भी बंद होने की कगार पे आ गए, उत्पादन कम हो गया। तो आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, लोगों को आवश्यक वस्तुओं
को बहुत ज़्यादा कीमत पे खरीदना पड़ा। खाद्यान्न की जो दिक्कत हुई, बढ़ती बेरोजगारी और देश की कुल मिलाकर जो आर्थिक स्थिति थी, धीरे धीरे इसका प्रभाव जनता पे पड़ने लगा। और जनता अब यहाँ पर क्या करती है? अपना विरोध प्रकट करना शुरू करती है। विरोध किस रूप में? जनता नाराज होती है, जनता पार्टी पर, सत्ता पर विश्वास खोना शुरू कर देती है। जनता जो भी पार्टी सत्ता पर है उसका विरोध करने लगती है और उसका एक ऑल्टरनेटिव देखने लगती है। वह दूसरी पार्टियों की ओर मुखातिर होती है इस उम्मीद से कि शायद ये पार्टी हमारी इन समस्याओं का निराकरण कर पाए। तो जनता विरोध किस तरीके से करती है? आंदोलन, बंद, हड़ताल। पूरे देश में इस काल में हम देखते हैं कि इस तरह की विषम स्थिति पैदा हो गई। एक और सरकार, कांग्रेस की सरकार वैसे ही बहुत समस्याओं से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर देश की जनता भी अब कांग्रेस को नकारने लगी, कांग्रेस को का विरोध करने लगी, उसे तिरस्कार की स्थिति में देखने लगी। और सरकार ने इस बढ़ते हुए जन आंदोलन, बढ़ते हुए बंद, बढ़ते हुए हड़ताल, जो मजदूरों के द्वारा थे, युवा वर्ग के द्वारा बेरोजगारी के खिलाफ थे, मजदूरों द्वारा उद्योगों के बंद होने के खिलाफ थे, किसानों द्वारा उत्पादन नहीं होने पर क्षतिपूर्ति ना मिलने के खिलाफ थे, आदि विभिन्न वर्ग, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए थे। तो सभी वर्ग के लोगों के द्वारा विभिन्न तरह से विरोध प्रकट किया जाने लगा। एक ओर जहां ये विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे कुछ दूसरे नज़रिए से देख रही थी। सरकार इसे ये मान रही थी कि ये सब हड़तालें, बंद और ये सब जो विरोध हो रहा है, ये कानून की समस्या है, कानून की व्यवस्था की समस्या है। इसका देश के दूसरी समस्याओं से, जिसका मैंने जिक्र किया है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। जनता के बदहाली की अभिव्यक्ति ये नहीं है, ये कानून की व्यवस्था के कारण ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। परिणाम क्या होता है? इससे नाराज़गी और बढ़ती है। तो देखिए कैसे एक के बाद एक जनता की नाराज़गी बढ़ती जा रही है और जन विरोध से ज़्यादा इस बढ़ती हुई नाराज़गी का परिणाम ये होता है कि जो विरोध छोटे स्तर पर शुरू होता है, बाद में आंदोलन का रूप लेता है, बंद का रूप लेता है, हड़ताल का रूप लेता है, अब वह उग्र होने लगता है, अब वह और गर्म होने लगता है। साम्यवादी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ये भी इस माहौल में कूद पड़ती हैं और उनकी मांग होती है समानता, सबको एक जैसी दृष्टि से देखा जाए। इस उद्देश्य के साथ ये पार्टियां भी मैदान में कूद पड़ती हैं और खुला विरोध अब सरकार का शुरू होता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जो अलग हुई थी, उसमें एक मार्क्सवादी लेनिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आती है, जो मार्क्सवादी या साम्यवादी गुट का ही एक धड़ था। क्या? मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाला जो ये एक दल था, जो साम्यवादी विचारधारा का था और उससे अलग हुआ था, वह अत्यधिक हिंसा पर विश्वास करता है, बल्कि हिंसा पर वह अत्यधिक विश्वास करता था और सशस्त्र संघर्ष का उसने आह्वान किया। अलग पार्टी बनाई, सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया, सशस्त्र कृषक विरोध, सशक्त कृषक विद्रोह, इसका वह नेतृत्व करती है। तो किसान अब सशस्त्र हथियारों से अब सरकार का विरोध करने के लिए सामने आते हैं। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के विरोध को भी संगठित किया। इस पार्टी ने देखा कि किसानों का विरोध अलग अलग क्षेत्रों में जो हो रहा है, उससे उनकी आवाज़ शायद उतनी ताकतवर नहीं हो पा रही है जिससे कि सरकार दबे।
तो उन्होंने उसको संगठित भी करने का प्रयास किया। इस अवधि में कुछ दंगे भी हुए जो बड़े गंभीर थे, हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। कुल मिला के स्थितियाँ बद से बदतर होती चली गईं और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हिंसा इस काल में देखी गई, जिसमें दंगे शामिल थे, कृषक विद्रोह शामिल था, हड़तालें, लॉकआउट, धरना, बंद, जन आंदोलन आदि आदि शामिल थे। देश के तत्कालीन गंभीर जो आर्थिक संकट थे, आर्थिक संकट की यदि बात करें तो उसमें पहला संकट था मानसून की असफलता, दूसरा परिणाम स्वरूप व्यापक सूखा, उसके परिणाम स्वरूप पैदावार में गिरावट और फिर खाद्यान्न संकट। तीसरी जो गंभीर समस्या थी, आर्थिक समस्या, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी। चौथी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट। और पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो है सैन्य खर्चों में अत्यधिक बढ़ोतरी। तो संक्षिप्त में आर्थिक संकट के ये 5 बिंदु थे। इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में 1 रुपये का जो अवमूल्यन करना हुआ और उस अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप 5 रुपये प्रति डॉलर से अब बढ़कर वो 7 रुपये प्रति डॉलर हो गया। फिर अगली समस्या थी आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों का बढ़ना, कीमतों में तेजी से इजाफा, महंगाई। तो इस प्रकार देखें कि इन सब कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष ये कि आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय। जनता विरोध, बंद, हड़ताल, लॉकआउट, आंदोलन, ये सबको हम संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि आर्थिक तंगी थी, खाद्यान्न में कमी आई, घटते उत्पादन, घटते निर्यात के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। और अंत में सरकार का जवाब क्या रहता है? जैसा मैंने बताया कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इनके कारणों पर जाएं तो ये 4 कारण उसके कारण नहीं हैं। आंदोलन, जनाक्रोश के कारण कुछ और हैं। और क्या कारण उसने बताया? सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना और ऐसा मानते हुए उसने कहा कि ये जनता की बदहाली का विषय नहीं है। जनता की बदहाली के कारण ऐसा हो रहा हो, ये आंदोलन हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसलिए ऐसी स्थितियां हो रही हैं, निर्मित हो रही हैं। तो हमें कानून व्यवस्था के नज़रिए से इसे देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार के इस उत्तर से, सरकार की इस प्रतिक्रिया से जनता और उग्र हो जाती है, आंदोलन और बढ़ जाते हैं। और इसकी परिणति किस रूप में होती है कि साम्यवादी समाजवादी पार्टी व्यापक समानता के लिए संघर्ष शुरू कर देते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से एक धड़ जो अलग हुआ, जो लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनी, वो सशस्त्र कृषक विद्रोह प्रारंभ करती है, या इस दल के नेतृत्व में सशस्त्र कृषक विद्रोह होता है। और ये पार्टी जो है वो किसानों को संगठित करने में भी काफ़ी कुछ सफल होती है। इसी काल में हम देखते हैं कि मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए। हिंदू मुस्लिम दंगों का एक दौर चला। कुल मिलाकर हर तरफ से व्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा गई थी।
हर तरफ से स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी।